सो टुडेज टॉपिक इज़ वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं हॉट इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट के बारे में। ये कहाँ होगा? 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल जोन, यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा हीट होगा। और यहाँ पे फिर देखेंगे नेक्स्ट 10 to 30 डिग्री में, तो इधर हीट वाला जोन होगा, तो यहाँ पे हॉट डेजर्ट और हॉट डेजर्ट होगा, डेजर्ट वेजिटेशन होगा। देन फिर थोड़ा और जब क्या मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ी बारिश होगी, तो इधर सूडान टाइप देखेंगे। ठीक है, देन इधर मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, 10 to 30 डिग्री नॉर्थ। देन 30 to 45 में हम देखेंगे वार्म टेम्परेट जोन, मेडिटेरेनियन टाइप। ठीक है, देन स्टीपी टाइप, देन चाइना टाइप। ठीक है, देन फिर हम देखेंगे कूल टेम्परेट टाइप, यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप, देन सेंट्रल कॉन्टिनेंट साइबेरियन टाइप, देन ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंसियन टाइप, एंड फिर 65 to 90 डिग्री में हम क्या देखते हैं? आर्कटिक और पोलर टाइप। तो इसको हम पढ़ लेंगे। इधर क्या देख रहे हैं हम? प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है? जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं घट रहा है, तो इस वे में है। तो सारे क्लाइमेटिक टाइप को हम पढ़ते हैं। हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? 5 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये मिलेगा। ठीक है, 5 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर में मिलेगा, या तो फिर 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये इक्वली सही है कि या तो 5 to 10 डिग्री या 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलेगा। ठीक है, जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो है इस पोजीशन में मिलेगा। मेजर एरियाज देखें तो अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं हम? अमेजन बेसिन देखेंगे, देन कॉन्गो बेसिन आ जाएगा, मलेशिया इंडोनेशिया वाला पार्ट आ जाता है हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। ठीक है, नेक्स्ट मॉनसूनल इन्फ्लुएंस अपीयर्स फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर ड्यू टू ऑन शोर ट्रेड विंड। तो क्या होगा? जो मॉनसून इन्फ्लुएंस है, तो हम क्या देखेंगे कि इक्वेटर से थोड़ी दूर में ये हो रहा है। ठीक है, मॉनसूनल इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है? ड्यू टू ऑन शोर ट्रेड विंड्स, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ का क्लाइमेटिक फीचर क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्लाइमेटिक फीचर क्या है। टेम्परेचर अगर देखें तो यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहेगा। मंथली एवरेज अगर देखें तो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना रहेगा मंथली एवरेज? मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस। एंड एनुअल मीन कितना होगा? अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस एनुअल मीन होगा, लेकिन मंथली एवरेज जो है मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये मॉडरेट क्यों हो जाता है? बाय क्लाउड कवर, थंडर स्टॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर भी काफ़ी ज़्यादा है, थंडर स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा है, तो मंथली एवरेज यहाँ पे कितना होगा? 18 डिग्री सेल्सियस होगा। रेनफॉल अगर देखें तो हैवी रेनफॉल होगा। रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है, 200 to 250 प्लस सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होगा, जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है और मोस्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। और ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ होगा? हाई लैंड्स में होगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने क्या देखा था कि माउंटेन्स का जो माउंटेन में जाते हुए विंड क्या करेगी? जो विंडवर्ड साइड होगा यहीं पे ज़्यादा जो है यहीं पे क्या करेगी? सारा जो मॉइस्चर है यहीं पे वो रिलीज कर देगी। ठीक है, क्योंकि फर्दर ये इधर जा नहीं पाएगी, तो यहीं पे सारी बारिश हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड, तो इसीलिए माउंटेन में हम ओरोग्राफिक रेनफॉल देखेंगे, और यहाँ पे हम मोस्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है इक्वेटर पे देखते हैं। और यहाँ कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। ह्यूमिडिटी मोर देन 80% होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो ड्राई सीजन कैसे होगा? और डबल रेनफॉल पीक्स ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस। तो जब इक्विनॉक्स होगा तो क्या होगा? और ज़्यादा रेनफॉल होगा, डबल रेनफॉल होगा। ठीक है, तो इक्विनॉक्सेस में क्या होगा? मैक्सिमम रेनफॉल होगा। इक्विनॉक्सेस कब होता है? वर्नल इक्विनॉक्सेस होता है मार्च 20 to 21 में, एंड देन ऑटमनल इक्विनॉक्स कब होता है? सितंबर 22 to 23 में। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इक्विनॉक्सेस में मैक्सिमम रेनफॉल होगा और इसमें हैवी रेनफॉल होता है। रेनफॉल को इसको याद रखना है कि 200 to 250 प्लस सेंटीमीटर जो है रेनफॉल होगा। ठीक है, और क्लाइमेट जो है अगर टेम्परेचर देखें तो मंथली एवरेज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस होगा और एनुअल मीन अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होगा। और अब हम देखते हैं क्या होता है मार्च 21 to 22 मार्च 21 एंड सितंबर 22 में क्या होता है। सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होगा इक्वेटर में इस टाइम पे, मार्च 21 में और सितंबर 22 में।
तो इसमें क्या होगा, लीड्स टू कन्वेक्शन करंट। तो जितना सन का जो है सनलाइट पड़ेगा, सन की एनर्जी पड़ेगी, तो कन्वेक्शन करंट जो है जनरेट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, ठीक है। देन मैक्सिमम रेनफॉल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो है अभी फिजिकल ज्योग्राफी वाली क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कैसे कन्वेक्शन करंट बनता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्यों बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेनफॉल हम कहाँ देखेंगे, अप्रैल और अक्टूबर में हम इसलिए देखेंगे कि मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। और इक्विनॉक्सेस कब होगा, मार्च 20 से 21 में वर्नल इक्विनॉक्स, और ऑटमनल इक्विनॉक्स होगा सितंबर में 22 से 23 को हो सकता है, ठीक है। सॉल्स्टिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वेटर में जब ये सॉल्स्टिस होगा ना तो कम रेनफॉल होगा, इक्विनॉक्सेस में मोर रेनफॉल होगा। इस बात को याद रखना है, कब ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, जब इक्विनॉक्स हो रहा है तब ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। क्योंकि रेनफॉल कब होगा, जब सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, कन्वेक्शन करंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊपर की तरफ जनरेट होगा, ठीक है, बादल बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होगी। इसीलिए हम ज़्यादा रेनफॉल इक्विनॉक्सेस पे देखते हैं, क्योंकि इक्विनॉक्सेस में क्या होगी, सन डायरेक्टली इक्वेटर पे ओवरहेड होगी मार्च 21 एंड सितंबर 22 में। इस वजह से क्या होगा, इस टाइम में ज़्यादा रेनफॉल होगा, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्टली ओवरहेड होगी सन इस टाइम में, ठीक है। जब सन ऊपर की तरफ जाएगी मार्च 21 में, तब यहाँ पे एक बार जो है जब सन ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो मार्च 21 में क्या होगा, जो है यहाँ पे इक्वेटर पे सन ओवरहेड होगा। फिर जब सन नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, तो सन जब फिर से वापस आएगी तो एक बार फिर वो इक्वेटर पे ओवरहेड होगी, या तो सितंबर 22 को या सितंबर 23 को, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या देखने के लिए मिलेगा, डबल जो है रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल होगा। और सॉल्स्टिस में क्या होगा, मिनिमम रेनफॉल होगा। क्यों सॉल्स्टिस में मिनिमम रेनफॉल होगा, क्योंकि जून 21 में समर सॉल्स्टिस होता है, तो इस टाइम पे क्या होगी, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है रहेगी, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग होगा। और दिसंबर 22 में विंटर सॉल्स्टिस होता है, तो सन जो है कहाँ रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में इस टाइम ओवरहेड होगी, तो इसलिए यहाँ पे कम बारिश होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इक्विनॉक्सेस में ज़्यादा बारिश होगा क्योंकि सन इस टाइम ओवरहेड होगा, और जो है सॉल्स्टिस में कम रेनफॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे सन जो है जब समर सॉल्स्टिस होता है जून 21 में, तो क्या होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होगा, और जब विंटर सॉल्स्टिस होगा तो ये सदर्न हेमिस्फेयर पे होगा, नॉट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इट विल बी इन सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ, या तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हम सॉल्स्टिस के टाइम में क्या होगा कि लेस वर्टिकल हीटिंग, इक्वेटर में जो है प्रॉपर वर्टिकल हीटिंग नहीं होगी, कम हीटिंग होगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या देखते हैं इस टाइम में, मिनिमम रेनफॉल जून में होता है और दिसंबर में होता है। कब हो रहा है मिनिमम रेनफॉल, यहाँ पे जून में हो रहा है और दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। अगर ये आ जाए मिनिमम रेनफॉल इन जून मिनिमम रेनफॉल इन दिसंबर, तो शायद जून वाला लगेगा कि जून में कैसे मिनिमम रेनफॉल होगा, जून में तो इतनी गर्मी होती है, लेकिन ये इक्वेटर के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है क्या होगा, जब जून के टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस टाइम में जो है सन ओवरहेड होगी, इसलिए इक्वेटर पे कम होगा। देन सिमिलरली जब ये सदर्न हेमिस्फेयर पे होगी दिसंबर 22 में, तब यहाँ पे भी कम जो है सनलाइट पड़ेगा, तो इसलिए कम रेनफॉल होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इक्विनॉक्सेस में देख लिया कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है इक्विनॉक्सेस के टाइम पे होगा, और कब होगा, अप्रैल में और अक्टूबर में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वर्नल इक्विनॉक्स मार्च में हो रहा है, इसीलिए अप्रैल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल। देन यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑटमनल इक्विनॉक्स सितंबर में हो रहा है, इसीलिए अक्टूबर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल, ठीक है। देन अब देखते हैं हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर कैसे हो रहा है। इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पे सन की एनर्जी जा रही है, रेडिएशन के जाने के बावजूद यहाँ पे ऐसा क्यों है कि थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर है, और उससे थोड़े दूर के बाद जो है ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे क्लाउड कवर है, यहाँ पे हाई मॉइस्चर है, और इस हाई मॉइस्चर की वजह से थिक क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा जो है क्या सन की लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे हाई मॉइस्चर जो है क्या हो रहा है,
सन की लाइट की वजह से यहाँ कन्वेक्शन ज़्यादा हो रहा है। कन्वेक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है, क्लाउड बन रहा है, तो क्लाउड ज़्यादा बन रहा है तो ये जो क्लाउड क्या करती है, रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन को क्लाउड जो है वापस भेज देगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी के क्लास में देखा है। जिससे क्या होगा, लेस हीट रीचेस द सरफेस, तो कम से कम हीट जो है सरफेस तक आ पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि मॉडरेट होगा डे टाइम टेम्परेचर। और हीट लॉस कैसे होता है, एवापोरेशन के प्रोसेस से भी हीट लॉस होता है। इंटेंस हीट यहाँ पे होता रहता है, कंटिन्यूअस एवापोरेशन होता रहता है। ठीक है, और जो एन एवापोरेशन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट को सरफेस से, इससे कूलिंग इफेक्ट आता है। और यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइज टेम्परेचर का हो सकता था उसको ये प्रिवेंट करता है। देन आफ्टरनून में यहाँ पे रेनफॉल होता है। इस फीचर को भी याद रखना है कि ये इक्वेटोरियल का है कि आफ्टरनून में रेनफॉल होता है। सन क्या करता है, हीट्स मॉइस्ट सरफेस ड्यूरिंग द डे, और सन फिर क्या करेगा, हीट करेगा मॉइस्ट सरफेस, जो मॉइस्ट सरफेस है यहाँ अवेलेबल, उस मॉइस्ट सरफेस को सन हीट करेगा। तो यहाँ पे एयर राइज करेगी, कन्वेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, मॉइस्ट एयर राइज करेगी, कन्वेक्शन ज़्यादा होगा। देन जैसे ये ऊपर में राइज करेगी तो क्या होगा, फिर एयर कूल ठंडा, ठीक है, एयर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और एयर कंडेंस करेगी और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनाएगी। ये पूरा प्रोसेस समझा कि ऊपर जाने पे एयर ठंडा क्यों होगा। ऊपर जाने पर एयर ठंडा क्यों होगा कि हम जानते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कि जैसे जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा होता जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है वो हीट किससे होता है, सन के रेज से हीट नहीं होता है, बल्कि जो अर्थ से जा रहा है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उससे ही हीट ये होता है। ठीक है, सन की जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, उससे नहीं होता है। तो इसलिए जो है, हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन रेनफॉल हो रहा है। हैवी रेनफॉल और थंडर और लाइटनिंग जो है यूजुअली आफ्टरनून में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर जैसे ऊपर जा रही है, एयर ऊपर जा करके क्या हो रही है, कूल हो जा रही है, कंडेंसेशन कर रही है, क्लाउड बना रही है और रेनफॉल क्रिएट कर रही है। और रेनफॉल जो है थंडर और लाइटनिंग के साथ हो रहा है। देन इससे क्या होता है, रिलीजेज हीट एंड फर्दर कूल्स द एटमॉस्फेयर, और जैसे हीट रिलीज हुआ, बारिश हो रही है, तो क्या होगा, फर्दर कूल हो जाएगा टेम्परेचर। और इसमें एक जो है प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो डे टाइम में अगर हम देखें कि सन क्या करता है, जैसा हम जानते हैं कि सन के हीट से लैंड जो है फास्टर जो है गर्म होगा, क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म होगा। देन वाटर, ठीक है, तो वाटर से जल्दी, अगर ये लैंड है और ये वाटर है तो क्या जल्दी गर्म होगा, लैंड जल्दी गर्म होगा, और लैंड जल्दी ठंडा भी होगा। लैंड जो है बिकम्स हॉटर देन सी, तो इससे हॉट हो जाएगा लैंड, और एयर ओवर लैंड जो है राइज करेगा ही, तो राइज करेगा तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर अगर हो जाएगा, इस जगह पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो एयर का फीचर क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर इस पोर्शन पे हाई प्रेशर है तो एयर डेफिनेटली जहां पे लो प्रेशर उधर की तरफ जाएगी, क्योंकि उसका स्लोप बन गया है, तो लो प्रेशर की तरफ एयर जो है अब जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड लैंड। तो कूल एयर जो है सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ आ रही है। ठीक है, और लो प्रेशर को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अब आ रही है, तो इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कूल्स कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे, तो डे के टाइम में हम देखेंगे कि कोस्टल एरिया जो है कूल रहता है। देन नाइट टाइम में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। नाइट में क्या होता है कि लैंड जल्दी कूल हो जाता है, जैसा हम जानते हैं कि ये लैंड अब क्या हो गया है, कूल हो गया है, और सी जो है कंपैरेटिवली जो ज़्यादा गर्म है, लैंड के मामले में सी ज़्यादा गर्म है, तो क्या होगा, सी स्टे वार्मर देन लैंड, तो एयर ओवर द सी राइज करेगा। तो अब जो वाटर के ऊपर मीन्स सी के ऊपर का एयर जो है राइज करेगा, सी में लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, सी में लो प्रेशर क्रिएट होगा, और कूल एयर फ्रॉम द लैंड जो है, अब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो लैंड से जो कूल एयर है, ठीक है, हाई प्रेशर वाला कूल एयर है, तो वो कहाँ जाएगा, वो अब जाएगा सी में। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे नाइट टाइम में लैंड ब्रीज। ठीक है, और ये करेगा कोस्टल एरिया को वार्म करेगा नाइट के टाइम में।
ठीक है। तो ये सारा कुछ फीचर था। देन डायurnal रेंज अगर देखें टेम्परेचर का, तो डायurnal रेंज क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट का टेम्परेचर को, इसको हम डायurnal टेम्परेचर कहेंगे कि दिन और रात में कितना डिफरेंस है टेम्परेचर में। तो कोस्टल एरियाज में अगर हम देखें तो सी और लैंड ब्रीज के वजह से मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ हम स्मॉल डायurnal टेम्परेचर देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और जो इनलैंड एरिया है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नो सी लैंड ब्रिज इफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ हाई जो है डायurnal टेम्परेचर होगा, हॉट डेज होगा और कोल्ड नाइट होगा। तो ये सारा इसका फीचर था। तो इसको एक बार जो है और देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या फीचर है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट द ईयर। क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। 18 डिग्री सेल्सियस जो है मंथली एवरेज, 20 डिग्री सेल्सियस एनुअल मीन एवरेज। और यहाँ पे क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा। रेनफॉल को याद रखना है, 200 to 250 की बात हो रही है। ह्यूमिडिटी बहुत होगा और डबल रेनफॉल तब होगा जब इक्विनॉक्सिस होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विनॉक्सिस में क्या होगा, सन जो है ओवरहेड होगी इक्वेटर पे मार्च 21 में और सितंबर 22 में। देन सॉल्स्टिस के टाइम हम देखेंगे मिनिमम रेनफॉल होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने देखा कि जून 21 में सन जो है कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। देन दिसंबर 22 में सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्स्टिस में मिनिमम रेनफॉल होगा। फिर अब हम देखते हैं कि मॉडरेशन क्यों है, फिर इतना जब रेनफॉल, इतनी जब हीट हो रही है तो ऐसा क्यों है कि क्लाउड कवर, ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर मॉडरेट है। तो रीज़न है क्लाउड कवर, क्योंकि क्लाउड कवर है, हीट लॉस होता रहता है एवापोरेशन की वजह से। आफ्टरनून रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। देन लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हम डे टाइम में देखते हैं, और लैंड ब्रीज हम कब देखते हैं, नाइट टाइम में, और सी ब्रीज हम कब देखते हैं, डे टाइम में, ठीक है। सी ब्रीज सी से कब आएगा, डे टाइम में, और नाइट में क्या होगा, लैंड ब्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन डायurnal टेम्परेचर अगर देखें तो जो सी, जहाँ पे कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा, और जो इनलैंड एरियाज है तो वहाँ पे हाई डायurnal टेम्परेचर होगा। अब वेजिटेशन अगर देखें तो यहाँ पे कैसा वेजिटेशन होता है, तो यहाँ पे जो है अमेजोन के लो लैंड्स को क्या कहते हैं, सिल्वास कहते हैं। तो अमेजोन में जो फॉरेस्ट है लो लैंड्स को क्या कहता है, सिल्वास। तो यहाँ पे हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जनरली कैसा होगा, तो यहाँ पे वेजिटेशन जो हम देखेंगे वो जनरली मिलेगा लो लैंड्स में, ठीक है। अमेजोन लो लैंड्स, ठीक है, साउथ अमेरिका में सिल्वास कहते हैं। देन कॉन्गो बेसिन में मिलेगा सेंट्रल अफ्रीका में, मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया में। और अगर ऑल्टीट्यूड में अब हम देखेंगे तो लो लैंड में हमने कहाँ कहाँ देखा, तो लो लैंड में ये अमेजोन लो लैंड्स में मिल रहा है, कॉन्गो बेसिन में मिल रहा है, मलेशिया इंडोनेशिया में मिल रहा है। अगर हम देखें ऑल्टीट्यूड में, ठीक है, तो ये ऑल्टीट्यूड में कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मॉडिफाइड क्लाइमेट होगा। कैमरून हाईलैंड मलेशिया में है, यहाँ देखेंगे केनियन हाईलैंड में ईस्ट अफ्रीका में देखेंगे, और यहाँ पे कूलर होगा। क्यों, कूलर ड्यू टू ऑल्टीट्यूड बट स्टिल ह्यूमिड। तो ये कूलर होगा ऑल्टीट्यूड की वजह से, लेकिन फिर भी ह्यूमिड होगा, और ये सूटेबल है टी, कॉफ़ी और वेजिटेबल फार्मिंग के लिए, ठीक है। देन हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट या लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेंस कैनोपी है, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट है, इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये सबसे ज़्यादा इमर्ज कर रहा है, दैट इज इमर्जेंट लेयर। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैनोपी देख रहे हैं। देन उससे नीचे भी है अंडर स्टोरी लेयर, एंड देन श्रब लेयर भी है, ठीक है। एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फाइट कर रहे हैं सनलाइट के लिए, इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, कैनोपीज हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज है, जैसे कि महागोनी इबोनी, याद रखना है कौन सा है, महागोनी इबोनी। और देन लियानाज है, ऊडी क्लाइंबर, ठीक है, लियानाज क्या है, ऊडी क्लाइंबर। देन ईपीफाइट्स, पैरासाइटिक प्लांट देखेंगे और क्रीपर देखेंगे, ठीक है। ईपीफाइट्स भी यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा, पैरासाइटिक प्लांट्स भी इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, वेजिटेशन देखने के लिए मिल रहा है। और लालांग, यहाँ पे जो टॉल ग्रासेस है उसको लालांग कहा जाता है, तो टॉल ग्रासेस है। देन बेलुकार, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ और लेस लग्जूरियंट है, पर ये भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम किस टाइप का फॉरेस्ट देखेंगे, इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट लेयर। तो यहाँ पे डेंस कैनोपी और मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट अगर बोले दैट इज इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज, महागोनी इबोनी, देन लियाना
लियानाज, ऊडी क्लाइंबर, इपीफाइट्स, पैरासाइटिक प्लांट, क्रीपर्स, लालांग, टॉल ट्रीज, ठीक है। देन बेलुकार, सेकेंडरी ग्रोथ लेस लग्जूरियंट। बायोडाइवर्सिटी देखें तो एक्सट्रीमली हाई होगा, नो मोनोकल्चर, ठीक है। क्या होगा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मोनोकल्चर जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी एक्सट्रीमली हाई है। फास्ट डीकम्पोजिशन ऑफ लीफ लिटर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है। लेकिन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल मिलेगा, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा रेनफॉल होता है कि जिसके वजह से सॉइल लीच होकर के चला जाता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर देखें तो प्राइमरी लाइफस्टाइल है, अगर यहाँ पे क्या है स्पार्सली पॉपुलेटेड है ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं हंटिंग और गैदरिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश और बर्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो झूम कहा जाता है, देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लडांग मलेशिया में, देन तुंगिया बर्मा में, तमरई थाईलैंड में, चिंगेन फिलीपींस में, हुमा जाबा में, चेना श्रीलंका में, मिल्पा जो है अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है। मैक्सिको में क्या कहा जाता है मिल्पा, ठीक है। मिल्पा अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में, छेना श्रीलंका में, हुमा जाबा केनगेन फिलीपींस, तमराई थाईलैंड, ठीक है। त्युंगिया बर्मा में, लडांग मलेशिया में बोला जाता है लडांग, और झूम तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बोला जाता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। तो हम देख लेते हैं जो डिफरेंट नेम्स है ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। तो जो वर्ल्ड में है इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे हम क्या है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा है, वेनेजुएला में कोनुको है, ब्राज़ील में रोका है, और सेंट्रल अफ्रीका में मसोले है, इंडोनेशिया में लडांग है, और वियतनाम में रे कहा जाता है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लडांग और वियतनाम में रे, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग। और भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में भी नाम है, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार में डीपा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन सब में देखें तो बेवार या दाहिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश में बेवार और दाहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा, उड़ीसा में कोमान भृंगा, वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में वाल्त्रे, हिमालयन बेल्ट में खील, झारखंड में कुरुवा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नेम है, अभी तक तो छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार का याद हो रहा है दीपा, ठीक है, इजी है तो दीपा याद रख सकते हैं। देन नॉर्थ ईस्ट का झूमिंग है, ठीक है, एवरीवन नोज दैट। और ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाला याद रखना है कि मिल्पा कहते हैं, वियतनाम में रे और इंडोनेशिया में लडांग, एटलीस्ट इतना तो याद रख सकते हैं। ब्राज़ील में रोका, क्या कहते हैं रोका। तो ये कुछ नेम है जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इन सारे एरियाज़ में होता है। देन लम्बरिंग देखते हैं हम कि ट्रॉपिकल हार्डवुड जो है मेक मैकेनाइज्ड लम्बरिंग डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे क्या हो पा रहा है कि लम्बरिंग जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल हार्डवुड मेक मैकेनाइज्ड लम्बरिंग डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल हार्डवुड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लम्बरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है मीन्स कटिंग और जो भी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है टिम्बर को करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा लम्बरिंग जो है यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन कैश क्रॉप एंड प्लांटेशन अगर देखें तो कोकोआ जो है कहाँ पे है, घाना में, कोटे दे आइवर में, नाइजीरिया में। याद रखना है कि कोकोआ कहाँ है, घाना में, कोटे दे आइवर में और नाइजीरिया में। रबर और ऑयल पाम देखें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में, और अदर जो है जैसे कोकोनट, शुगर, कॉफ़ी, टी, टोबैको, स्पाइसेस और सैगो, ये सारी चीज़ें होती है। देन माइनिंग देखें तो कोबाल्ट जो है कॉन्गो में बहुत पाया जाता है, गोल्ड अमेजोन बेसिन में पाया जाता है, ब्राज़ील और पेरू में। और लाइफ स्टॉक चैलेंजेस अगर देखें तो यहाँ पे कुछ सित्सी फ्लाइज है अफ्रीका में, ठीक है, और ये जो है क्या स्प्रेड करता है, नगाना डिजीज़ जो है स्प्रेड करता है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री को हैम्पर करता है। तो यहाँ माइनिंग देखें तो कोबाल्ट की माइनिंग जो है कहाँ होती है, कॉन्गो में। गोल्ड अवेलेबल कहाँ, अमेजोन बेसिन में। तो कोबाल्ट कहाँ पे है, कॉन्गो में कोबाल्ट, ठीक है, कॉन्गो कोबाल्ट। एंड कोकोआ जो है घाना, कोटे दे आइवर, नाइजीरिया में है, ठीक है। देन ट्राइब्स अगर देखें तो यहाँ पिग्मीज ट्राइब्स हैं कॉन्गो बेसिन में, और ओरांग असली कहाँ है, मलेशिया में, नॉट मलेरिया, ओरांग असली मलेशिया में, पिग्मीज कॉन्गो बेसिन,
ठीक है। पिग्मीज कहाँ है? कॉन्गो बेसिन में है, पिग्मीज को याद रखना है, पिग्मीज कॉन्गो बेसिन में है। एंड ओरांग असली जो है मलेशिया में है, ठीक है। तो कॉन्गो में कोबाल्ट भी है, कॉन्गो में पिग्मीज भी है, याद रखना है क्योंकि कॉन्गो से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन अगर रिकैप करें इसको, तो हॉट इक्वेटोरियल जो है क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा 5 to 10 नॉर्थ साउथ में देखने के लिए मिलता है। हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। अमेजोन, कॉन्गो, इंडोनेशिया, मलेशिया में ये मिल रहा है, ठीक है। मीन मंथली टेम्परेचर भी हमने देख लिया कि यह कितना रहेगा। देन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर होगा, कोई भी सीजनल वेरिएशन नहीं होगा। हमने क्या देखा कि 18 डिग्री सेल्सियस से जो है मीन मंथली टेम्परेचर 20 होगा और लगभग जो है मंथली टेम्परेचर हम देखेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस तक होगा। विंटर यहाँ पे नहीं होता है और सीजनल वेरिएशन भी नहीं होगा। डेज और नाइट जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। लैंड और सी ब्रीज हम देखते हैं। डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, क्लाउड कवर और ह्यूमिडिटी की वजह से अगर हम देखेंगे दिन और रात के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम रेनफॉल इक्विनॉक्सिस के टाइम में होगा, मिनिमम रेनफॉल सॉल्स्टिस के टाइम पे होगा। टाइप्स ऑफ रेनफॉल अगर देखें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेनियस रीजन में होगा। कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होगा? आफ्टरनून में होगा, डेली होगा। नेक्स्ट, अगर अवे फ्रॉम इक्वेटर से देखें, इक्वेटर से थोड़ी दूर, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? मॉडिफाइड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। और ये क्यों होगा? ये ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे क्या हम देखते हैं? ट्रेड विंड इन्फ्लुएंस करता है और मॉनसून, ठीक है। तो ये एरियाज किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? इन्फ्लुएंस बाय ट्रेड विंड और मॉनसून। तो इस एरिया में हम क्या देखते हैं? मॉडिफाइड इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखते हैं। ट्रेड विंड की वजह से मॉनसूनल इन्फ्लुएंस होता है और ये फिर क्या लेकर के आते हैं? ब्रिंग सीजनल रिवर्सल और मॉडिफाई करते हैं रेनफॉल पैटर्न को, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में हम इक्वेटोरियल और मॉनसूनल का हाइब्रिड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉडिफाइड इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी हम यहाँ पे देखते हैं। मॉडिफाइड इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहने का मतलब है कि वो ट्रू इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं है, लेकिन ट्रेड विंड की वजह से और मॉनसून की वजह से इन्फ्लुएंस होता है और यहाँ पे भी हमें जो है रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। देन अगर देखें कि फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, तो इक्वेटोरियल रीजन के डेवलपमेंट में कौन सा फैक्टर आ रहा है, ठीक है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? दैट इज क्लाइमेट और हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, इसीलिए कुछ डिजीज, मलेरिया, डिसेंट्री, फंगल इन्फेक्शन, ये सब काफ़ी कॉमन है। देन एक्सेसिव हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अफेक्ट करता है फिजिकल वर्क और प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है। यहाँ बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स और पेस्ट का बहुत प्रीवलेंस है, ठीक है, क्योंकि इतना हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है कि मॉस्किटोज, टर्माइट्स और ये सारे फ्लाइज जो है वाइड स्प्रेड है, इसलिए जो है यहाँ पे। और यहाँ हम देखें तो हाइंड्रेंस जो है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में भी है, ठीक है। फंगल डिके ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रोड्स और बिल्डिंग। रैपिड डिटोरिएशन हो रहा है ट्रॉपिकल सॉइल का। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से लीचिंग होता है, लीचिंग के वजह से लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि थिन टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल क्या होगा? थिन होगा और इनफर्टाइल होगा। अगर डिफॉरेस्टेड कर दिया जाए तो इनफर्टाइल होगा, ठीक है। क्या होगा? क्योंकि टॉप सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ का पतला है। तो यहाँ पे जो है हम इतने घने घने पेड़ देख रहे हैं और ये जो है एक दूसरे के साथ लग्जूरियंट वेरिएशन हम देख क्यों रहे हैं? सो हम क्या देखते हैं कि लग्जूरियंट वेजिटेशन जो है इक्वेटोरियल रीजन में होता है, डिस्पाइट जो है इतना ज़्यादा लीच होने के बाद। अगर इतना रेनफॉल की वजह से सॉइल अगर लीच हो जा रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है लग्जूरियंट वेजिटेशन है? तो लग्जूरियंट वेजिटेशन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे रैपिड हो रहा है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जो है रैपिडली हो रहा है। वार्म और वेट क्लाइमेट स्पीड अप कर रहा है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को, ठीक है। और फिर से जो है न्यूट्रिएंट्स क्विकली प्लांट्स में आ जा रहा है। और जो भी न्यूट्रिएंट्स है मोस्टली ये सॉइल में स्टोर नहीं होता है, ये मोस्टली स्टोर रहता है प्लांट में। और कंटिन्यूअस रेनफॉल होता है तो यहाँ पे फिर क्या हो गया कि प्लांट में न्यूट्रिशन है तो यहाँ फिर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी है और इस हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से हम क्या देखते हैं कि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ऑर्गेनिक मैटर का फास्ट ब्रेक डाउन होता है और प्लांट जो है क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को क्विकली बिफोर लीचिंग अकर्स। तो इसलिए डिस्पाइट की इतनी लीचिंग हो रही है, सॉइल थिन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लग्जूरियंट वेजिटेशन देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कॉन्गो बेसिन के बारे में।
तो कॉन्गो बेसिन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कॉन्गो बेसिन को मैं इसलिए ऐड ऑन कर रही हूँ क्योंकि कॉन्गो से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए कॉन्गो बेसिन भी देखना जरूरी है। सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेजोन। तो अमेजोन के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है और ये स्पेन करता है अक्रॉस 6 कंट्री में। कहाँ कहाँ पे है ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, देन गैबॉन एंड इक्वाटोरियल गिनी। तो इन सारे रीजन में कहाँ कहाँ 6 कंट्रीज में है, डीआरसी में है, कॉन्गो में है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून में, गैबोन में और इक्वाटोरियल गिनी में है। ज्योग्राफी और रिवर सिस्टम देखें तो ये ड्रेन किया होती है कॉन्गो रिवर से, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में आफ्टर नाइल। तो नाइल जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और नाइल के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्गो। कॉन्गो रिवर बेसिन काफ़ी ज़्यादा डेंस रेन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, वेटलैंड को और सवाना को, ठीक है। देन यहाँ पे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो होम टू 20% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे पीट लैंड भी है, पीट लैंड स्टोर करते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये एक तरीके से कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, जिसका कि क्रिटिकल रोल होता है क्लाइमेट रेगुलेशन में। देन अगर बायोडाइवर्सिटी देखें तो यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हमें डाइवर्स टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। एलिफेंट्स हैं, गोरिल्लाज हैं, बोनोबोज हैं, चिंपैंजीज हैं। तो याद रखना चाहिए गोरिल्लाज, बोनोबोज, चिंपैंजी ये सारे मिलते हैं और थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पीसीज भी हैं और बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे इंडेमिक है और थ्रेटन भी हैं हैबिटेट लॉस और पोचिंग की वजह से। देन थ्रेट्स देखें तो यहाँ पे क्या थ्रेट्स हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पोचिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों से। एंड देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हर सारी चीज़ों को इफेक्ट करता ही है। कंजर्वेशन एफर्ट अगर देखें तो सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स है, देन यूएन रेड का जो प्रोग्राम है इसका क्या है, टू रिड्यूस इमिशन, ठीक है, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसको जो है क्या किया जाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए, इमिशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन को रोका जाएगा तो इमिशन ऑलरेडी जो है क्या होगा, रिड्यूस होगा। देन WWF, ग्रीन पीस और रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए ताकि इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी, स्पेशली कैमरून कॉन्गो बेसिन में हमने क्या देखा, 6 कंट्री है, DRC, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, गैबोन, इक्वाटोरियल गिनी। तो ये सारे हैं, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। मानसून को के बारे में तो पता ही है कि मानसून क्लाइमेट कहाँ है, कैसा हो सकता है, वी नो मानसून क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो है ये कहाँ मिलेगा, 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में मिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मानसून जब भी आएगा तो इस चीज़ को याद रखना है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड यहाँ पे की फीचर है। ये बेस्ट डेवलप कहाँ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, म्यांमार में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में, साउथ चाइना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में हम क्या देखते हैं, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो है की फीचर इन सारे जगहों में है, ठीक है। सो ये वाला जो है रीजन इस डार्क कलर में ये क्या है, ट्रॉपिकल मरीन कलर है और ये वाला जो रीजन है लाइट ब्राउन में ये क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून सीजन है। तो इस सीजन यहाँ पे इस पोर्शन में हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल मॉनसून सीजन है, ठीक है। देन ये वाला जो मरीन ट्रॉपिकल मरीन है ये वाला, ठीक है, कोस्टल रीजन के पास है ट्रॉपिकल मरीन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मॉनसून का कॉज क्या है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे अनइक्वल हीटिंग हो रहा है, अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। तो यहाँ पे जो लैंड और सी है, लैंड ये लैंड हो गया और सी हो गया, तो इस लैंड और सी में क्या होता है, अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग होता है। क्या होता है, अनइक्वल। और इसके जैसे कि हमें पता है कि लैंड क्या होता है, जल्दी जो है गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और वाटर जो है मीन्स ओशियन, ये जो है देर से होता है, ठीक है। और ये अगर हीट होती है तो ये कूल भी लेट से होगी, और ये अगर हीट हो जाता है लैंड, ये भी कूल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है लैंड और सी में। इसके वजह से
प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और सीजनल विंड का शिफ्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट जो है हमने लैंड और सी ब्रीज देखा तो उसी तरीके का है, लेकिन ये लार्ज स्केल पे है। मीन्स क्या हो रहा है, लैंड हीट हो रहा है, ओशियन जो है वो वार्म, वो जो है क्या रहता है, ओशियन लैंड के कंपैरेटिवली जो है कोल्ड ही रहता है। तो अब टू की वर्ड है जिसको याद रखना जरूरी है, ऑन शोर वेट मॉनसून समर एंड दूसरा ऑफ शोर ड्राई मॉनसून विंटर। तो मॉनसून समर में क्या होगा, ऑन शोर विंड ब्लो करेगी फ्रॉम सी टू लैंड। तो ऑन शोर का मतलब क्या है कि सोर्स से वाटर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड ब्लो कर रही है सी से लैंड की तरफ। ठीक है, सी से लैंड की तरफ जो है विंड आ रहा है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जब समर का सीजन होता है तो लैंड हम जानते हैं जल्दी गर्म होता है, तो लैंड अब समर है, धूप पड़ रहा है, तो लैंड यहाँ हॉट हो चुका है और उसके कंपैरेटिवली जो है ओशियन क्या है, ठंडा है। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो एयर का क्या है कि एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से एयर कहाँ जा रही है, लो प्रेशर जा रही है, मीन्स लैंड में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैरी करेगी अपने साथ मॉइस्चर। ठीक है, और हैवी रेनफॉल इसीलिए हम देखेंगे क्या करेगी अपने साथ, ये मॉइस्चर कैरी करेगी अपने साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा। देन अब ऑफ शोर ड्राई मॉनसून देखे, ऑफ शोर तो क्या होगा कि यहाँ पे विंड ब्लो हो रहा है लैंड से सी की तरफ। ठीक है, विंटर की बात हो रही है, तो अब विंटर आ गया है, तो अब लैंड का क्या है, लैंड जल्दी ठंडा होता है, तो अब जो है लैंड कोल्ड है। ठीक है, और ओशियन क्या है, कंपैरेटिवली ओशियन जो है वार्म है। ठीक है, इससे पहले क्या था, ओशियन ठंडा था, अब जो है ओशियन वार्म है और लैंड कोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विंड जो है लैंड से सी की तरफ जाएगी, क्योंकि सी अगर वार्म है तो सी में लो प्रेशर है। क्या है, सी में लो प्रेशर है और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, तो विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। सो इस केस में क्या होगा कि ड्राई विंड्स होगा और लिटिल और नो रेनफॉल होगा। क्या होगा, काफ़ी कम रेनफॉल होगा या नो रेनफॉल होगा। तो ऑन शोर समझ में आ गया, ऑन शोर के टाइम में बहुत हैवी रेनफॉल होगा जो कि समर के टाइम में होगा, और ऑफ शोर के टाइम में कम रेनफॉल होगा जो कि विंटर के टाइम होगा। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हमने ऑलरेडी फिजिकल जो है ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल में देखा है। तो अब देखते हैं कि समर में कैसा, जैसे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हमने देखा है कि ये कोस्टल रीजन में होता रहता है। ठीक है, तो जैसे डे में होता है ना लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के केस में कि लैंड फास्टर हीट कर रही है, लो प्रेशर लैंड में है, सी जो है कूलर है, हाई प्रेशर सी में है, तो विंड मूव करेगी सी टू लैंड। तो ये वेट कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये वेट कंडीशन है। देन नाइट में जैसे विंटर में होता है, वो नाइट वाला कंडीशन कब होगा, विंटर में होगा, और डे वाला कंडीशन समर में होगा। और नाइट वाले कंडीशन में जैसे हम देखते हैं कि लैंड जो है कूल हो जाता है फास्टर। ठीक है, तो विंटर में भी यही सेम चीज़ होगा कि लैंड जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर लैंड पे होगा, सी वार्मर रहेगा, सी में लो प्रेशर रहेगा, तो विंड मूव करेगी लैंड टू सी। तो इस बात को याद रखना है कि जैसे नाइट में क्या हो रहा है कि लैंड कूलर है, इसीलिए लैंड से कूल ब्रीज जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे डे कंडीशन में क्या होता है कि लैंड वार्मर है, तो वार्म जो है कूल सी ब्रीज आ रही है, तो सी ब्रीज आ रही है, तो विंटर में क्या, तो समर में क्या होगा, सिमिलरली दिन वाला कंडीशन होगा, सी ब्रीज होगा। ठीक है, सी टू लैंड, एंड देन विंटर में क्या होगा, लैंड ब्रीज होगा, लैंड टू सी। ठीक है, तो मॉनसून विंड जो है ये क्या होगा, यहाँ पे और देखते हैं कि मॉनसून को जो है इन्फ्लुएंस क्या करती है, मॉनसून विंड्स। तो ट्रेड विंड क्या करेगी, क्रॉस करेगी इक्वेटर। ठीक है, और ये क्या करेगी, ड्रॉन टू लो प्रेशर ओवर लैंड, और लैंड में क्या हो जाएगा, ट्रेड विंड जैसे इक्वेटर को क्रॉस करके जाएगी तो लैंड में लो प्रेशर होगा, क्योंकि इक्वेटर से अगर विंड जा रही है तो वो कैसा विंड होगा, वो ठंडा विंड होगा या गर्म होगा, इक्वेटर से जा रही है तो डेफिनेटली गर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड पे वो क्या लेकर के आएगी, लो प्रेशर लैंड पे बन जाएगा, और फिर साउथ वेस्ट मानसून की तरह जो है अराइव्स एज ए साउथ वेस्ट मानसून इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और अपने साथ वो लो प्रेशर लैंड के ऊपर करेगी, देन साउथ वेस्ट मानसून हम देखते हैं। ठीक है,
तो इक्वेटर के ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर से क्या कर रही है, ये ट्रेड विंड जा रही है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ अगर ये ट्रेड विंड जा रही है तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट करेगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगी। तो समर में हम देखेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, याद रखना है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, कौन सी, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, हमेशा याद रखना है कि साउथ की तरफ से जाएगी और वेस्ट वाला जो ट्रेड विंड होगा वो, तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, इसीलिए साउथ वेस्ट मॉनसून वाला कंडीशन कहाँ पे आएगा, विद समर में। समर का कंडीशन डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। समर के कंडीशन में क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा लैंड के ऊपर, तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड रहेगी, जो ये साउथ है और ईस्ट की तरफ से आ रही है, दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी, ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी और ये डिफ्लेक्ट करके क्या बन जाएगी, साउथ वेस्ट बन जाएगी, ठीक है, बिकम साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो जैसे इक्वेटर क्रॉस करेगी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी और डिफ्लेक्ट होके ये साउथ वेस्ट, तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वही जा करके डिफ्लेक्ट होके साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाएगी और ये साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में लेकर के आएगी और अपने साथ हैवी रेनफॉल करेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। साउथ वेस्ट मॉनसून का मतलब है कि इस टाइम वेट मॉनसून होगा, ज़्यादा बारिश होगी, ऑन शोर विंड होगा। जून टू सितंबर में हम देखेंगे कि 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है होगा, ठीक है। देन विंटर कंडीशन अगर देखेंगे तो अब लैंड पे हाई प्रेशर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है यहाँ पे एक्ट करेगी। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो विंटर के केस में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है विंटर के केस में हम देखेंगे नॉर्थ और ईस्ट के तरफ से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। विंटर के केस में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। तो विंटर कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है कोल्ड ड्राई विंड्स फ्रॉम लैंड टू सी, तो यहाँ पे लैंड से सी की तरफ जाएगी। तो जो यहाँ पे कोल्ड ड्राई विंड है, ठीक है, ये लैंड से कहाँ जा रही है, सी की तरफ, लैंड टू सी की तरफ जा रही है ये कोल्ड ड्राई विंड। तो ये विंटर में लेस रेनफॉल होगा, कम रेनफॉल होगा विंटर में, ठीक है। ऑफ शोर विंड होगी और इसके वजह से ड्राई वेदर होगा एक्सेप्ट ओवर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में क्या होगा, हैवी रेनफॉल यहाँ पे होगा, लेकिन और सब जो जगह है वहाँ पे क्या होगा, ड्राई रहेगा। और ड्राई क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो कोल्ड ड्राई विंड लैंड से आ रही है, लैंड टू सी आ रही है, ये ऑफ शोर विंड है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कंडीशन में, ठीक है। देन नॉर्थ वेस्ट मॉनसून नॉट कॉमनली रेफर्ड टू एज मॉनसून इन इंडिया, ठीक है। तो इसको जो है नॉर्थ वेस्ट मॉनसून को कॉमनली रेफर नहीं करते हैं एज मॉनसून इन इंडिया। यूजुअली कोल्ड विंड जो आती है कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग विंटर, तो इससे जो है विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रेनफॉल हो जो राबी क्रॉप के लिए अच्छा हो, लेकिन जो है नॉर्थ वेस्ट मॉनसून को क्या कहते हैं, कॉमनली इसको रेफर नहीं किया जाता है मॉनसून में, ठीक है। तो हम मॉनसून में इंडिया के कंडीशन में क्या देखते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून देखते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून देखते हैं समर के कंडीशन में और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देखते हैं विंटर के कंडीशन में, ठीक है। और इसके अलावे जो हम ये देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ की तरफ से और वेस्ट की तरफ से जो आती है, ठीक है, तो इस जगह पे इस टाइम जो भी विंड आती है उस विंड की वजह से इंडिया में रेनफॉल होता है, ठीक है, विंटर में। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं और यहाँ पे रेनफॉल होती है जो कि इंडिया के लिए जो है राबी क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एसोसिएट है और इसको जनरली ये नहीं कहेंगे कि ये मॉनसून आ गया, ठीक है, इट्स नॉट अ मॉनसून। तो मॉनसून का हमने विंटर का कंडीशन भी देख लिया और समर का कंडीशन भी देख लिया। देन टेम्परेचर अगर देखें तो एवरेज मंथली टेम्परेचर जो है क्या होगा, एवरेज अगर मंथली टेम्परेचर देखें तो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस हम देखेंगे। तो एवरेज हम कितना देख रहे हैं यहाँ, 18 से ज़्यादा देख रहे हैं, एवरेज जो टेम्परेचर है मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 45 डिग्री तक चला जाता है। समर में एवरेज देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस, विंटर में एवरेज देखें तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके का हम यहाँ पे देखते हैं। तो मंथली एवरेज 18 डिग्री से ज़्यादा होता है। देन अगर सीजनल पैटर्न देखें तो कूल ड्राई कब रहेगा, कूल और ड्राई रहेगा अक्टूबर से फरवरी में।
सीजनल पैटर्न। और हॉट और ड्राई कब रहेगा? मार्च में रहेगा, मिड जून में, ठीक है, मार्च से लेकर मिड जून तक हॉट और ड्राई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कूल और ड्राई कब रहेगा? अक्टूबर से फरवरी में। देन हॉट और ड्राई रहेगा मार्च से मिड जून में। उसके बाद रेनी सीजन जो है मिड जून से सितंबर तक रेनी सीजन हम देखते हैं। और जो है रेनफॉल कहाँ कब होता है ज़्यादा? तो ये समर में ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। और यहाँ पे एवरेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 150 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमने इक्वाटोरियल के केस में देखा था कि 200 से 250 सेंटीमीटर तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाई टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन हम देखेंगे। वेजिटेशन यहाँ पे कैसा होगा? तो वेजिटेशन यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड होगा रेनफॉल अमाउंट पे कि कितना रेनफॉल यहाँ रिसीव हो रहा है। अगर हाई रेनफॉल है तो नो ड्राई सीजन होगा और डेंस फॉरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो नो ड्राई सीजन, डेंस फॉरेस्ट। अगर मॉडरेट रेनफॉल है विथ ड्राई सीजन तो यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट देखेंगे कि मॉडरेट रेनफॉल है प्लस ड्राई सीजन भी है तो डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। अगर हाई रेनफॉल है, नो ड्राई सीजन है तो डेंस फॉरेस्ट होगा। और अगर लो रेनफॉल है तो थॉर्नी, स्क्रबलैंड, टॉल ग्रासेस, सवाना टाइप हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या है? रेनफॉल लो है, ठीक है। देन ड्राई डेसिडुअस में हम क्या देखेंगे? ब्रॉड लीफ हार्ड वुड ट्रीज लाइक टीक, और लेस डेंस होगा, फीवर स्पीसीज देन इक्वाटोरियल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो है लेस डेंस होगा, इक्वाटोरियल की तरह बहुत ज़्यादा एकदम डेंस नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ देखें तो हाई पॉपुलेशन सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है। और सबसिस्टेंस फार्मिंग हम यहाँ देखते हैं, इंटेंसिव कल्टिवेशन भी होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखें मॉनसून लैंड में तो वेट पैडी कल्टीवेशन होता है और ड्राई पैडी कल्टीवेशन होता है। वेट पैडी कल्टीवेशन कहाँ होता है? लो लैंड्स में होता है इरिगेशन के साथ वेट पैडी कल्टीवेशन। और ड्राई पैडी कल्टीवेशन होता है कब? इन अपलैंड रेन फेड एरियाज में। जो अपलैंड एरिया है, रेन फेड एरिया है, तो यहाँ पे ड्राई पैडी कल्टीवेशन होगा और वेट पैडी कल्टीवेशन होगा लो लैंड में, ठीक है, विथ इरिगेशन। फिर हम लो लैंड का कुछ कैश क्रॉप भी देखते हैं, जैसे कि शुगर केन है, कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, ठीक है। तो ये मॉनसून क्लाइमेट वाली जब भी बात आएगी तो इसमें हमें इंडिया की चीज़ों को याद करना है कि क्या क्या होता है यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। देन हाईलैंड प्लांटेशन क्रॉप अगर देखें कि हाईलैंड में क्या हो रहा है तो टी हो रहा है, कॉफ़ी हो रहा है, स्पाइसेस हो रहा है। और शिफ्टिंग कल्टिवेशन अगर देखें तो ये फॉरेस्टेड हाई रेनफॉल जोन में, जैसे कि झूम और लडांग, इस टाइप से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। हमने ऑलरेडी देखा कि झूम कहाँ कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लडांग कहाँ कहा जाता है। देन लाइव स्टॉक अगर हम देखें तो कैटल एंड शिप रियरिंग यहाँ पे क्या है? कॉमन है। लाइव स्टॉक को अगर देखें तो कैटल एंड शिप रियरिंग यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट को नेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट कहाँ मिल रहा है? बेसिकली कोस्ट के पास हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, देन यहाँ पे वेस्ट इंडीज़, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, देन साउथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, देन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो ये इन सारे जगह में हमें जो है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट देखने के लिए मिल रहा है। ट्रॉपिकल रीजन है मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे हीट है, देन यहाँ पे क्या होगा कि एबंडेंस में जो है सनलाइट तो रिसीव होगा, ट्रॉपिकल एरिया है तो। देन मरीन क्लाइमेट है तो मरीन क्लाइमेट का यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसका लोकेशन अगर देखें तो ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड में हम बेसिकली देखते हैं। कहाँ देख रहे हैं? ईस्टर्न कोस्ट में ये होगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हम पढ़ रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली, तो उसमें हमने पढ़ा है कि ईस्टर्न कोस्ट में ही क्यों होता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। तो ईस्टर्न कोस्ट में जो है ट्रॉपिकल लैंड्स में हम ये देखेंगे ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और कौन कौन सा रीजन इसमें इंक्लूड है? सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, फिलीपींस है, ईस्ट अफ्रीका है, मेडागास्कर है, गिनिया कोस्ट है, ईस्टर्न ब्राज़ील है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है साउथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट मेडागास्कर, तो ये सारा रीजन जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, गिनिया कोस्ट, ईस्टर्न ब्राज़ील, सब कुछ। तो फिर अब हम देखते हैं ये सारा आ जाएगा यहाँ पे। देन क्लाइमेटिक फीचर अगर देखें तो यहाँ पे क्या
क्लाइमेटिक फीचर रहेगा तो ट्रेड विंड का यहाँ इन्फ्लुएंस होगा। ऑन शोर ट्रेड विंड जो है ईयर राउंड यहाँ पे ब्लो होती रहेगी, जिसके वजह से कंसिस्टेंट मॉइस्ट कंडीशन बना रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑन शोर ट्रेड विंड है, ठीक है। तो इसके वजह से कंसिस्टेंट जो है मॉइस्ट क्लाइमेट बना रहेगा और यहाँ रेनफॉल होगा, मैक्सिमम समर में होगा, सिमिलर टू मॉनसून लैंड्स, तो मॉनसून के जैसा होगा मैक्सिमम समर में, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं होगा, रेनफॉल जो है फेयरली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये कहाँ है, ये मरीन क्लाइमेट है, तो इनको मॉइस्चर की कमी नहीं है, मॉइस्चर मिलता रहता है। रेनफॉल यहाँ दोनों तरीके का होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होगा। यहाँ पे जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यों होगा, क्योंकि इंटेंस हीटिंग होगा डे टाइम में, इसके वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। देन ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों होगा, ड्यू टू मॉइस्ट एयर राइजिंग ओवर कोस्ट एंड हिल्स। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि ओरोग्राफिक रेनफॉल का रीजन क्या है, कि मॉइस्ट एयर जो है अगर राइज करेगी कोस्ट से राइज करके जो है ये हिल्स तक जाएगी, तो हिल के विंडवर्ड साइड में सारा रेनफॉल हो जाएगा, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी हो सकता है, साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स, ठीक है। वेजिटेशन अगर देखें तो डेंस फॉरेस्ट होगा, रेन फॉरेस्ट विथ रिच बायोडाइवर्सिटी, मैंग्रोव जो है कोस्टल जोन में मिलेगा। तो क्या क्या मिल रहा है, रेन फॉरेस्ट भी होगा, डेंस फॉरेस्ट यहाँ देखेंगे हम, मैंग्रोव्स कोस्टल जोन में देखेंगे, और कोस्टल वेजिटेशन होगा ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी कि ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होगा कैसा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या कैसा होगा। ट्रेड विंड का यहाँ इन्फ्लुएंस होगा, ऑन शोर ट्रेड विंड ईयर राउंड होगा, क्योंकि ये मरीन क्या है, ये सी के पास है, इसीलिए यहाँ पे हम ऑन शोर ट्रेड विंड देखेंगे। और अगर यहाँ कंसिस्टेंट मॉइस्ट कंडीशन होगा, रेनफॉल मैक्सिमम समर में होगा, सिमिलर मॉनसून लैंड की तरह। लेकिन यहाँ पे एक फीचर याद रखना है, दैट इज कि कभी भी यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन हम नहीं देखेंगे, रेनफॉल यहाँ पे फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंग्रोव्स होगा कोस्टल जोन में, रेन फॉरेस्ट भी होगा। तो देन अगर हम एक बार समझना चाहे कि मॉनसून क्लाइमेट और मरीन क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है, तो एक बार देखते हैं। बेसिक अगर कॉज देखें तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी के वजह से मॉनसून वाले में हमने देखा लैंड हीट अप होता है और कूल्स डाउन जल्दी हो जाता है, इसकी वजह से सीजनल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ऑन शोर देखा वेट होगा, ऑफ शोर ड्राई विंड्स होगा। देन ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का रीज़न हमने देखा कि समर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन ओवरहेड होता है, तो लैंड हीट हो जाता है, लो प्रेशर लैंड में होता है, ओशियन कूल हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि हम जानते हैं कि लैंड जल्दी हीट होता है और जल्दी ठंडा होता है, ओशियन कंपैरेटिवली लेट हीट होता है, लेट ठंडा होता है। तो ऑन शोर वेट विंड की वजह से क्या हम देखेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून सी से लैंड की तरफ आएगा। देन विंटर में सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड होगा, तो यहाँ लैंड जो है ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर एशिया में होगा, ठीक है। देन ओशियन जो है वार्मर होगा, लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो इससे क्या होगा कि ऑफ शोर ड्राई विंड जो है क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हमें देखने के लिए मिलेगा, कहाँ से, फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो है सन है ओवरहेड, तो लैंड यहाँ का क्या हो गया, यहाँ का लैंड क्या हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाले या इन वाले एरिया में या ऊपर वाले एरिया में, तो यहाँ पे लैंड जो है अब ठंडा हो गया, यहाँ विंटर है, ठीक है। हाई प्रेशर जो है अब कहाँ है, हाई प्रेशर एशिया में है, और लो प्रेशर जो है क्योंकि ओशन अब वार्म है, यहाँ क्या है, ओशन वार्म है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, इस पोर्शन में हाई प्रेशर है, तो इसीलिए हाई प्रेशर से विंड कहाँ आएगी, लो प्रेशर में आएगी। इसीलिए हम इंडिया में क्या देखेंगे कि यहाँ पे विंटर रेनफॉल होगा। ये हमने चीज़ें देख ली, क्योंकि ये अब हाई प्रेशर हो गया एशिया वाला पोर्शन, तो अब जो है यहाँ से हाई प्रेशर विंड आएगी कहाँ पे, लो प्रेशर की तरफ, दैट इज अब सी की तरफ आने लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली। देन ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट का देखें तो रीज़न ये कहाँ पे होगा, तो ट्रॉपिक्स के ईस्टर्न कोस्ट में होगा। कहाँ होगा, ट्रॉपिक्स के ईस्टर्न कोस्ट में, याद रखना है, ट्रॉपिक्स के ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्ट इंडीज, ईस्ट ब्राज़ील, मेडागास्कर, यहाँ पे कांस्टेंट ऑन शोर ट्रेड विंड थ्रू आउट द ईयर हम देखेंगे। रेनफॉल कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक होगा, समर में मैक्सिमम होगा, कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे साइक्लोन्स और हरिकेन्स होगा। तो ये अगर डिफरेंस देखना चाहे
तो हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल मरीन में क्या होगा, कांस्टेंट ऑन शोर ट्रेड विंड होगा, और ट्रॉपिकल मॉनसून में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होगा, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होगा, रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समर में मैक्सिमम होगा, यहाँ पे सीजनल होता है, समर में वेट होता है, विंटर में ड्राई होता है, वेजिटेशन देखें तो एवरग्रीन, कोस्टल, मैंग्रोव्स है, और यहाँ ड्राई डेसिडुअस टू थॉर्न फॉरेस्ट जो है होगा, ठीक है। और रेन टाइप देखें तो कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक, और यहाँ पे मेनली मॉनसूनल जो है रेन है, फ्रंटल या ओरोग्राफिक, ठीक है। कन्वेक्शनल यहाँ पे है क्योंकि यहाँ हीट हो रही है, राइज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है मॉनसून में, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी की वजह से फ्रंटल और ओरोग्राफिक हम देखते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाते हैं, सूडान और सबाना क्लाइमेट, ठीक है। तो ये सबाना क्लाइमेट देख सकते हैं कि कहाँ इस पोर्शन पे, ये सारा पोर्शन क्या है, सबाना क्लाइमेट जो है हम इन जगह पे देख रहे हैं, ठीक है। तो लोकेशन अगर देखें तो ये एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन इक्वाटोरियल फॉरेस्ट से अब हम हॉट डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कि इक्वाटोरियल फॉरेस्ट से शुरू होकर के अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम हॉट डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में है, और ये कहाँ मिलता है, ट्रॉपिक्स के अंदर ही मिलता है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो है ये मिलता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें सबाना टाइप, तो यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका में हम कैंपोज देखते हैं, लानोज देखते हैं, ठीक है। अफ्रीका में कानो, सेल्सबरी, ठीक है, सब कुछ अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सन ओवरहीट ऑल्टरनेटली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कि हम जानते हैं सन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ठीक है। और इक्विनोक्सेस में इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड होगी, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सन जो है ऑल्टरनेट होती रहती है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके वजह से ऑल्टरनेट हॉट एंड कूल सीजन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सवाना टाइप में। क्या देखेंगे हम, ऑल्टरनेट हॉट एंड कूल सीजन। मेजर रीजन देखें तो अफ्रीका में सूडान, ईस्ट एंड सदर्न पार्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। देन साउथ अमेरिका में देखें तो लैनोज, ठीक है, लालनोज हम देखेंगे, और निको में, देन कैंपोज ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में, तो यहाँ पे हमको इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा सवाना टाइप, और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हम देखेंगे। तो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, कहाँ कहाँ बेसिकली, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो सवाना और सूडान क्लाइमेट का अगर कैरेक्टरिस्टिक हम समझे कि क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे अगर क्लाइमेट देखें तो मीन एनुअल टेम्परेचर कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। एक्सट्रीम डायूर्नल रेंज यहाँ पे होगा, हॉट डेज और कूल नाइट। तो ये जो है इसका डिस्टिंक्ट फीचर है। जैसे हमने इक्वाटोरियल का कुछ डिस्टिंक्ट फीचर देखा, फिर हमने जो है मॉनसून का देखा, मराइन क्लाइमेट का देखा, अब इसका जो है एक्सटर्नल डायूर्नल रेंज है। मतलब क्या है, दिन और रात के बीच का जो है रेंज, टेम्परेचर का रेंज बहुत जो है एक्सट्रीम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम जब हाई टेम्परेचर यहाँ पे पड़ रहा होगा, तो ये पीरियड जो है हाईएस्ट सन का नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट पीरियड ऑफ हाईएस्ट सन, बिकॉज रेनी सीजन लोअर्स द टेम्परेचर। मीन्स क्या है कि जब हाईएस्ट टेम्परेचर पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी सन जो है, सन की वजह से हाईएस्ट टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जब सन जो है, सन की एनर्जी जब सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है, जब हम इंसोलेशन रिसीव करेंगे, तो तब क्या होगा, तब जो है हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम सन के जो है, जब सन ज़्यादा ओवरहेड होती है, तो उस टाइम होता क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्लाउड कवर होता है। क्लाउड कवर होने की वजह से यहाँ पे उस टाइम पे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है, जिस टाइम पे सन होगा, इस बात को ध्यान देना है। और एक्सट्रीम डायोर्नल रेंज हम देखेंगे। सीजनल पैटर्न अगर देखें तो हॉट प्लस रेनी सीजन होगा। कैसा होगा, समर में हॉट होगा, रेनी सीजन होगा, विंटर में कूल और ड्राई सीजन होगा। तो याद रखना है कि विंटर में क्या होगा, ड्राई होगा, विंटर बिल्कुल ड्राई होगा, और समर में हॉट और रेनी सीजन होगा। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि याद रखना है, दैट इज़ कि एक्सट्रीम डायोर्नल रेंज है। क्या है, एक्सट्रीम डायोर्नल रेंज है, एक्सट्रीम डायोर्नल रेंज है। एंड देन हॉट प्लस रेनी जो है
समर सीज़न होगा समर में, और कूल प्लस ड्राई सीज़न होगा विंटर में, और ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीज़न हम देखेंगे। तो जब भी इस टाइप का वर्ड हम देख रहे हैं, ऑल्टरनेट ड्राई एंड सीज़न, हॉट प्लस रेनी सीज़न समर, कूल प्लस ड्राई सीजन विंटर, इस टाइप का सिचुएशन, ठीक है। एक्सट्रीम डायurnal रेंज, तो ये इशारा किसकी तरफ है, सवाना टाइप की तरफ, ठीक है। ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग समर, तो ट्रेड विंड जो है स्ट्रॉन्गर होगा समर में, इसीलिए समर में हम रेनफॉल देखेंगे। तो रेनफॉल कैसा होगा, सीजनल होगा और बेसिकली समर में होगा। और रेनफॉल अगर देखें तो 80 to 160 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगा, और फ्लड्स और ड्रॉट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं, विंटर क्या होता है, ड्राई होता है, तो ड्राई के टाइम में ड्रॉट होगा, और समर में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो फ्लड्स भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विंड के बारे में है कि हरमटन ब्लोज साउथ फ्रॉम द सहारा इनटू गल्फ ऑफ गिनिया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हरमटन जो है ये ब्लो कर रही है साउथ, हरमटन जो है क्या हो रही है, ब्लो कर रही है फ्रॉम ब्लोज साउथ फ्रॉम सहारा इनटू गल्फ ऑफ गिनिया। तो सहारा से गल्फ ऑफ गिनिया में जो है हरमटन आ रही है, ठीक है। ट्रेड विंड अगर यहाँ पे देखें तो वेट एट ईस्टर्न कोस्ट और ड्राई इनलैंड। तो जो ईस्टर्न कोस्ट पे क्या देखेंगे, ये ट्रेड विंड क्या होगी, ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्ट साइड के कोस्ट पे वेट होगा, ठीक है। और जैसे ही अंदर की तरफ जाएगी तो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट से उसको जो कोस्ट के पास से उसको क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो कोस्ट के पास जो है ड्राई नहीं रहेगी, और जैसे ही इनलैंड आएगी तो ड्राई हो जाएगी। तो हरमटन विंड को जो है इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, ठीक है। ड्राई कूल लोकल विंड है ये, इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, और ये ब्लो करती है फ्रॉम इंटीरियर अफ्रीका। तो अफ्रीका के इंटीरियर से जो है हरमटन आएगी, ठीक है। अटलांटिक कोस्ट गिनिया में आती है, तो ये इंटीरियर से आती है, देन अटलांटिक के जो है गिनिया कोस्ट में ये आती है, और यहाँ से एवापोरेशन इंक्रीज होता है और कूलिंग रिलीफ ये देती है, ठीक है। इसीलिए इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है कि एवापोरेशन इंक्रीज होता है और जो है कूलिंग रिलीफ ये देती है। तो अब वेजिटेशन यहाँ पे देखें तो टॉल ग्रासेस देखने के लिए मिलेगा, एलिफेंट ग्रासेस, डीप रूट जो कि सर्वाइव करेगी ड्राई सीजन में, शॉर्ट और डेसिडुअस ट्री देखने के लिए मिलेगा विथ थिक ट्रंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉल ग्रासेस देखने के लिए मिलेगा, एलिफेंट ग्रास, और शॉर्ट और डेसिडुअस ट्रीज मिलेगा विथ थिक ट्रंक्स, ठीक है। एकेसिया अभी हम देखते हैं पिक्चर में भी, इमेज में भी। देन ट्रीज क्या करेगी, स्टोर करेगी वाटर, क्यों करेगी, अब अगर ट्री के पास एबंडेंट वाटर मिल रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो वो स्टोर करेगी वाटर को, ठीक है। इसलिए करेगी ताकि जब जो है ड्राई स्पेल आए, गर्मी का टाइम आए, ठीक है, जब बारिश ना हो तब ये क्या करे, बेसिकली विंटर का टाइम आए जब बारिश ना हो, ड्राई स्पेल हो, सूखा हो, तब ये अपना जो है वाटर को यूज़ कर सकती है, ठीक है। देन ग्रासी लैंडस्केप हम देखेंगे, बुश, वेल्ड और पार्क लैंड टाइप का, और ट्रीज जो होगा थिन आउट पोल वर्ड। तो जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाएंगे क्या देखेंगे, ट्री और भी कम होता जा रहा है, अगर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, पोल की तरफ जा रहे हैं तो और कम होता जा रहा है, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। देन लेस रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, बहुत कम होगा, तो जहाँ पे लेस रेनफॉल होगा तो वहाँ थॉर्नी स्क्रब होगा। अब डेजर्ट की तरफ जो है ट्रांजिशन इसका हम देखेंगे कि अब इसका डेजर्ट की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो स्क्रब लैंड जो है माली, मुल्गा, स्पिनिफेक्स ग्रास इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा स्क्रब लैंड, और अम्ब्रेला शेप्ड ट्री देखने के लिए मिलेगा ताकि ये रेसिस्ट कर सके स्ट्रॉन्ग विंड के अगेंस्ट। और ग्रासेस जो होंगे ये क्या होंगे, ले डॉर्मेंट इन ड्राई सीजन, ठीक है। तो ये विंटर में बस ऐसे ही रहेंगे, और इनकी रूट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होती है, डीप होती है। पाम ट्री जो है हम कहाँ देखते हैं, जहाँ वेटेस्ट एरिया होगा, मीन्स जहाँ पे मॉइस्चर होगा अलोंग द रिवर, वहाँ पे हम पाम ट्री देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ट्रीज़ की क्या है, ब्रॉड ट्रंक है, ठीक है। और ये देख सकते हैं हम कि कितना स्पार्स जो है होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दूर दूर पतले से, ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ अगर देखें सवाना और सूडान क्लाइमेट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोन एज ए बिग गेम
ठीक है, कंट्री, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एनिमल वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं। होम टू टू मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल, 2 टाइप के ग्रुप ऑफ एनिमल मिलते हैं, एक तो हर्बीवोर्स मिलेंगे, दूसरा कार्निवोर्स मिलेंगे। हर्बीवोर्स ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे कि जेब्राज, एंटीलोप्स, जिराफ्स, एलिफेंट, और कार्निवोर्स जो होंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जैसे लायंस, चीताज, लियोपर्ड्स, हाइनाज। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल है, इसीलिए बिग गेम कंट्री। जेब्राज, एंटीलोप्स, जिराफ्स, एलिफेंट, लायंस, चीता, लियोपार्ड्स, हाइनाज, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पे हंट किए जाते हैं और ट्रैप्ड रह जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है। और रेप्टाइल जो है मार्शी लेक्स में यहाँ पे मिलेंगे। ट्राइब्स अगर देखें तो मसई जो है केनिया और तंजानिया में, एंड हाउसा जो है नाइजेरिया में ट्राइब्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सूडान जो है कैसा होगा, सूडान और सवाना क्लाइमेट, इसका अगर क्लाइमेटिक फीचर देखें तो ऑल्टरनेट हॉट और कूल सीजन होगा, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होगा। समर वेट होगा, विंटर ड्राई होगा। समर में ऑन शोर ट्रेड विंड, विंटर में ऑफ शोर ट्रेड विंड की वजह से ड्राई रहेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर तब नहीं होगा जब हाईएस्ट सन का पोजीशन है ड्यू टू रेनफॉल का कूलिंग। देन एक्सट्रीम डायurnal टेम्परेचर हम देखेंगे, तो ये वाला भी अगर आता है कि भाई हाईएस्ट टेम्परेचर तब नहीं होगा जब हाईएस्ट सन का पोजीशन होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल की वजह से कूल हो जा रहा है, इसलिए उस टाइम में ज़्यादा जो है हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता है। एक्सट्रीम डायurnal कूलिंग चैलेंजेस देखें तो यहाँ पे ड्रॉट होगा, और लेटराइटिक पुअर लेटराइटिक सॉइल की वजह से लो फर्टिलिटी होगा। देन वेट सीजन होगा, और वेट सीजन की वजह से लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ड्राई सीजन देखें तो इंटेंस जो है सरफेस का हीटिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वेट सीजन में लीचिंग होगा न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, क्योंकि बारिश होगी नाइट्रेट एंड फॉस्फेट का। ड्राई सीजन में इंटेंस सरफेस हीटिंग होगी। लाइफ स्टॉक का भी इशू हमने देखा कि प्रोन टू ट्रॉपिकल कैटल डिजीज, कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल कैटल डिजीज हो सकता है। कैटल ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल जो है ये सारा एक मेजर चैलेंज है। सो डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट एंड मिड लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहते हैं। ये लोकेटेड कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न कोस्ट, हम जहाँ ज़्यादातर देखेंगे कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है। कहाँ पे, बिटवीन 15 to 30 डिग्री नॉर्थ में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 15 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ऑफ शोर ट्रेड विंड की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्यों क्रिएट हो रहा है ये, ऑफ शोर ट्रेड विंड की वजह से, इसीलिए ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहा जाता है। तो अगर मेजर डेजर्ट देखें तो सहारा, अरेबियन, थार, कालाहारी, नमीब, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, अटाकामा, मोजावे, सोनोरन, ईरानियन, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर डेजर्ट कौन कौन है, सहारा, अरेबियन, थार, कालाहारी, नमीब, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, अटाकामा, मोजावे, सोनोरन, ईरानियन, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि हॉट डेजर्ट का क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है। सो कोल्ड ओशन करंट और डेजर्ट, ठीक है। तो कोल्ड ओशन करंट का क्या रोल है, तो कोल्ड ओशन करंट जो है, कोल्ड ओशन करंट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट जैसे कि पेरू, कैनरी और बेंगुएला, ठीक है। तो ये पेरू, ठीक है, और हम क्या देखते हैं, कैनरी, ठीक है। देन अगर हम देखें बेंगुएला, तो ये जो सारे करंट है, कोल्ड पेरू करंट हो गया, देन कैनरी करंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी करंट हम देख रहे हैं, तो इन सारे करंट की वजह से क्या हो रहा है, दे कूल द एयर अबव, तो ऊपर में जो एयर है उसको ठंडा कर दे रहे हैं। कोल्ड करंट अपने साथ क्या करेंगे, ये कूल कर देंगे एयर को और रिड्यूस कर देंगे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये जो है ऊपर में एयर को ठंडा कर दिया, तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गया। तो कूल एयर इज स्टेबल और ड्राई, और जैसा कि हम जानते हैं कि कूल एयर क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, ड्राई होगा, कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन कब होगा, जब वार्म होगा एयर, ठीक है। और तो यहाँ पे नो रेनफॉल,
ये जो हम देख रहे हैं, ये पेरुवियन करंट हो गया, ये जितना नमीब करंट, कैनरीज करंट, इन सारे करंट के वजह से क्या होगा, इन सारे करंट के कोल्ड करंट की वजह से कूल होगा एयर, और जैसे ही कूल होगा इसका, जैसे कूल एयर होगा तो इसका जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। जैसे ही एयर क्या होगा, कूल होगा, तो इसका जो भी ये मॉइस्चर होल्ड कर रही है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसका कम हो जाएगा। और कूल एयर क्या होता है, स्टेबल होता है, ड्राई होता है, इससे कोई भी तरह का हम कन्वेक्शन नहीं देखेंगे, इसलिए रेनफॉल नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो के पहले वो दोनों फिजिकल ज्योग्राफी का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको पूरा एटमॉस्फेयर का पता चल जाएगा कि चीज़ें क्यों हो रही है, और मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है एनसीईआरटी की, ठीक है। तो ये इन्हेंस करता है एरिड कंडीशन इन एडजेसेंट डेजर्ट लाइक, ठीक है। तो ये क्या इन्हेंस करता है, एरिड कंडीशन को इन्हेंस करता है, ठीक है। इसके वजह से हम अटाकामा डेजर्ट देख रहे हैं। अटाकामा डेजर्ट क्यों बन रहा है, पेरू की वजह से अटाकामा डेजर्ट बन रहा है, नमीब डेजर्ट बन रहा है, ठीक है। नमीब डेजर्ट अगर हम यहाँ देखें तो बेंगुएला करंट की वजह से क्या बन रहा है, नमीब डेजर्ट जो है बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑफ शोर ट्रेड विंड। तो जो ऑफ शोर ट्रेड विंड है, ये ट्रेड विंड क्या करती है, ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है। तो ये ट्रेड विंड कहाँ ब्लो करेगी, लैंड टू सी ब्लो करेगी, ठीक है। कि अगर ऑफ शोर क्या होता है कि लैंड से आ रहा है, तो सपोज ये अगर लैंड है और ये सी है, सी से ब्लो करेगी तो ऑन शोर कहेंगे, ये सी है, ये लैंड है, तो यहाँ पे ट्रेड जो है ब्लो करेगी कहाँ से, लैंड से सी की तरफ, तो उसको हम ऑफ शोर ट्रेड विंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑफ शोर ट्रेड विंड। और ये ड्राई विंड होगी अगर ये जो है अंदर से आ रही है, ठीक है, तो ये इंटीरियर से आ रही है, ड्राई विंड होगी, ये ब्रिंग नहीं करेगी अपने साथ, ये रेन नहीं होगी, इसके वजह से भी डेजर्ट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये ऑफ शोर ट्रेड विंड है। अगर सी से होगी, सी से ट्रेड विंड जाएगी तो फिर रेनफॉल होगा, लेकिन अगर ट्रेड विंड कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है, तो रेनफॉल नहीं होगा। और ये मेन कॉज है जिसके वजह से ट्रेड विंड डेजर्ट बनता है। तो ट्रेड विंड जो डेजर्ट बनाती है उसके पीछे मेन कारण है ऑफ शोर ट्रेड विंड, जो कि लैंड से सी की तरफ ट्रेड विंड आ रही है, लैंड से। अच्छा सपोज बस इतनी बात समझो कि अगर लैंड से कोई विंड आ रही है तो लैंड से क्या वो अपने साथ मॉइस्चर लाएगी क्या, तो वो ड्राई होगा, मॉइस्चर उसमें नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो वो रेनफॉल नहीं करेगी, रेनफॉल नहीं करेगी, एरिड कंडीशन होगा तो डेजर्ट बनेगा। सिंपल सी बात है कि अगर ऑन शोर ट्रेड विंड होगा, सी होगा, तो सी में क्या होगा, सी में ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ठीक है। सी में ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होगा, एयर अपने साथ लेकर के जाएगी, तो मॉइस्चर जो है उससे फिर क्या होगा, बारिश होगी। तो ये हम देखते हैं ऑफ शोर ट्रेड विंड की वजह से डेजर्ट बन रहा है, ठीक है। देन विंड पैटर्न और ह्यूमिडिटी अगर देखें तो विंड का जो है क्राइटेरिया क्या है कि ये कूलर से वार्मर रीजन की तरफ जाएगी। कूलर रीजन में क्या होता है, जो कूलर रीजन है यहाँ हाई प्रेशर है। अब विंड क्या करेगी, प्रेशर में थोड़ी ना रहेगी, ये हाई प्रेशर में नहीं रहेगी, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी जहाँ पे कि प्रेशर कम है, ठीक है। विंड मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिक्स अगर हम जानते हैं तो हम क्या जानते हैं कि कूल एयर जो है भारी होता है, डेंस होता है, इसीलिए ये जो है सिंक करता है, ठीक है। और ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है सरफेस पे, और वार्म एयर लाइट होता है तो ये राइज कर जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये लो प्रेशर क्रिएट करता है सरफेस पे। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है लो होगा, तो विंड मूव करेगा कूलर से वार्मर की तरफ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम देखेंगे कि लो है, कंडेंसेशन पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्लाउड फॉर्म हो नहीं पा रहा है, इसके वजह से परसिस्टेंट ड्रॉट और ड्रॉट प्रोन कंडीशन है। तो विंड का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, कूल से वार्मर की तरफ हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है नहीं, यहाँ पे कंडेंसेशन हो नहीं पा रहा है, ह्यूमिडिटी नहीं है, कंडेंसेशन कैसे होगा, इसीलिए परसिस्टेंट ड्रॉट प्रोन कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि अब तक ये डेजर्ट वाला कंडीशन क्यों बन रहा है, तो हमने दो चीज़ें देखी कि एक तो बन रहा है जो ऑफ शोर ट्रेड विंड है उसकी वजह से, ऑफ शोर ट्रेड विंड, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, लैंड से आ रहा है, इसकी वजह से जैसे हम ट्रेड विंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, लैंड से होकर के बेसिकली आ रहा है, इसलिए डेजर्ट वाला कंडीशन ये बना दे रहा है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि जो करंट है
कोल्ड करंट उसकी वजह से बन रहा है, ऑफ शोर ट्रेड विंड की वजह से बन रहा है, और जो लोकल विंड है जो कि ऑफ शोर ही ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, लैंड के विद इन ही ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, हरमटन है जो कि यहाँ से ब्लो कर रही है और गिनिया में, गल्फ ऑफ गिनिया में आ रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं लैंड से बेसिकली अगर कोई भी ट्रेड विंड आ रहा है, लैंड से होकर के आ रही है ये, तो क्या होगा, यहाँ पे लैंड पे तो कोई मॉइस्चर नहीं है, तो कोई मॉइस्चर नहीं है और लैंड पे होकर के ये क्रॉस कर रही है, तो तो ये क्या होगा, ड्राई कंडीशन ही तो होगा। तो ड्राई कंडीशन होगा, मॉइस्चर नहीं है, तो डेजर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही प्रोसेस है। अब अगर हम वेस्टर्लीज का रोल देखें तो क्या वेस्टर्लीज का कोई रोल है, तो वेस्टर्लीज जो है ऑन शोर विंड है, ये जो है ऑन शोर विंड वेस्टर्ली चलती है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है, ब्लो आउटसाइड द डेजर्ट जोन। जो डेजर्ट जोन है बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये डेजर्ट जोन में ब्लो नहीं कर रही है, ये उसके आउटसाइड ब्लो कर रही है, इस वजह से इन्फ्लुएंस वो नहीं कर रही है डेजर्ट क्लाइमेट को। देन लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि एक होता है विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, अगर ये माउंटेन है यहीं पे सारी बारिश हो जाती है, माउंटेन से टकरा के यहीं पे सारी बारिश हो जाती है, ठीक है। अब ये जब तक यहाँ जाएगी सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है यहीं पे, ठीक है, तो ये लीवर्ड साइड है, ठीक है, क्या है, लीवर्ड साइड है। तो जो लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन है तो ये रेन शैडो साइड माउंटेन है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है, लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज के इधर ही पूरी बारिश हो गई और जब तक इधर आते तब तक नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं पैटागोनिया डेजर्ट इसकी वजह से, ठीक है। तो मॉइस्ट विंड क्या करते हैं, लूज कर देते हैं रेन ऑन वाइड वार्ड, ठीक है, सॉरी विंड वार्ड साइड में जो है ये लूज कर देते हैं अपना सारा मॉइस्चर और फिर ड्राई एयर नीचे आती है, कोई रेनफॉल नहीं होता है। अब एक और जो है देखते हैं रीज़न कि क्यों होता है। अब हमने एक और देख लिया कि लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में क्या होगा, डेजर्ट बनेगा। दूसरा और अगर हम कंडीशन देखें तो कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी क्या है, लोकेटेड डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट। अब अगर एक कॉन्टिनेंट है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एरिया है, तो ये जो डीप रीजन है, ठीक है, तो यहाँ जो ये अंदर का इंटीरियर है, तो इस इंटीरियर में तो जो है यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह नहीं जा पा रहा है। जब तक विंड यहाँ तक जाएगी तो ये विंड जो है सूखा हो चुका होगा, सारी बारिश इन्हीं सारे एरिया में हो गया होगा। इसीलिए कोस्टल रीजन में हम देखते हैं ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ जब तक आएगी तो बारिश नहीं होगा। तो ये फार फ्रॉम मॉइस्चर बियरिंग विंड, तो जो मॉइस्चर बियरिंग विंड है वो सब अपना बारिश सारा यही कर देगी, ये काफ़ी दूर है, तो इस वजह से जो है डेजर्ट बनेगा। जैसे कि गोवी डेजर्ट सेंट्रल एशिया का, ये इसलिए बन रहा है कॉन्टिनेंटलिटी के लिए। तो अगर हम यहाँ पे गोवी डेजर्ट देखें, ठीक है, ये गोवी डेजर्ट, तो ये इतना बड़ा लैंड का एरिया है, तो जब तक कि कोई विंड जाएगी मॉइस्चर वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा, इसलिए ये बनेगा, ठीक है। और हमने देखा एटाकामा डेजर्ट क्यों बन रहा है, यहाँ पे क्या है, एंडीज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गिव मी अ मोमेंट, तो जो है यहाँ पे क्या है, एंडीज है, और यहाँ पे एंडीज है, तो एंडीज के वजह से यहाँ पे पैटागोनिया बन रहा है। और एटाकामा क्यों बन रहा है, एटाकामा बन रहा है पेरुवियन कोल्ड करंट की वजह से, ठीक है। देन गोवी क्यों बन रहा है, कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से गोवी डेजर्ट जो है बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि यहाँ पे जो है ऐसे डेजर्ट बन क्यों रहा है। अब हमने सहारा देखा, ये क्यों बन रहा है, ट्रेड विंड की वजह से बन रहा है, क्योंकि ऑफ शोर ट्रेड विंड की वजह से क्या बन रहा है, सहारा बन रहा है। तो हम ये सारा देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है विंड इसका जो है जो भी हम डेजर्ट देखते हैं तो डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमने समझा कि कैसे हो रहा है। अब एवरेज फीचर हम यहाँ का देख लेते हैं क्या है। तो एवरेज समर टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री लगभग होगा। हाई एनुअल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली इंटीरियर में तो ज़्यादा ही गर्म होगा। रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से भी जो है कम हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इतना कम रेनफॉल हो रहा है, हाईली अनरिलायबल है, इसीलिए तो एरिडिटी होता है। रेनफॉल हो जाता तो फिर एरिड क्यों होता। और यहाँ पे जो है अगर हम क्या देखें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है ये क्या करती है, डिसेंडिंग एयर है। अगर हाई प्रेशर है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ पे एयर डिसेंड करेगी, ठीक है, क्या करेगी, डिसेंड करेगी, ठीक है, ये डिसेंडिंग है, एयर यहाँ पे डिसेंड करेगी। देन
ऑफशोर ट्रेड विंड के वजह से हम क्या देख रहे हैं, देन कोल्ड ओशन करंट का 3 रीजन अगर हम यहाँ पे देखें, रीजन ऑफ एरिडिटी, एक तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिससे कि एयर डिसेंड कर रही है, ठीक है, अगर कोल्ड एयर डिसेंड करेगी तो कोल्ड एयर से क्या बारिश तो नहीं होगी, ठीक है, देन ऑफ शोर ट्रेड विंड अगर आ रही है उसके वजह से, देन कोल्ड ओशन करंट की वजह से, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी। डायurnal टेम्परेचर हम बहुत हाई देखेंगे, ठीक है, कैसे, हॉट डेज होगा और कोल्ड बहुत जो है नाइट जो है बहुत कोल्ड होगा, इतना ठंडा होगा कि फ्रॉस्ट कर सकता है, और रात में दिन में इतनी गर्मी की रहा ना जाए, और कोल्ड इतना होगा रात में कि फ्रॉस्ट तक क्रिएट कर सकता है। तो एक्सट्रीम डायurnal टेम्परेचर रेंज हम देख रहे हैं। देन एनुअल टेम्परेचर रेंज अगर देखें तो ग्रेटर इन इंटीरियर्स देन इन कोस्टल डेजर्ट्स, तो जो कोस्टल डेजर्ट्स है यहाँ पे तो फिर भी रेनफॉल हो जाएगा थोड़ा बहुत, और इंटीरियर में तो होगा ही नहीं, बहुत कम होगा ही नहीं, इन द सेंस कि बहुत वेरी फ्यू। तो ड्यू टू लैंड वाटर थर्मल कॉन्ट्रास्ट, तो ये एनुअल टेम्परेचर रेंज है क्यों, क्योंकि लैंड वाटर थर्मल कॉन्ट्रास्ट की वजह से। देन अगर आप मिड लैटिट्यूड डेजर्ट देखें तो ये कहाँ मिल रहा है, 30 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिल रहा है, ठीक है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट हम कहाँ देखेंगे, 30 डिग्री टू 50 डिग्री जो है नॉर्थ साउथ में हम ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे कि, और ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन प्लेट्यूज और कॉन्टिनेंटल इंटीरियर के तरफ ये होगा। तो क्लाइमेट अगर फीचर यहाँ पे देखें तो जो है रेनफॉल यहाँ बहुत कम होगा, 25 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है, ठीक है। देन रेनफॉल जो है कम क्यों हो रहा है, कॉन्टिनेंटलिटी के लिए गोवी डेजर्ट देख लिया एग्जाम्पल, रेन शेडो इफेक्ट के लिए पैटागोनिया डेजर्ट देख लिया हमने। ओकेजनल रेनफॉल होगा, ठीक है, बहुत ही कम रेनफॉल होगा। पेनिट्रेटिंग अगर कोई डिप्रेशन या कन्वेक्शनल स्टॉर्म हुआ तो फिर इस टाइप से थोड़ा बहुत रेनफॉल हो सकता है। अब वेजिटेशन देख लेते हैं, यहाँ पे जीरोफाइटिक प्लांट होगा। कैसा प्लांट होगा, जीरोफाइटिक प्लांट होगा, एडेप्टेड टू ड्रॉट, ठीक है। और फीचर अगर यहाँ देखें तो डीप रूट होगा। क्यों डीप रूट होगा, क्योंकि वाटर कम है, तो वाटर के को खोजते खोजते ये डीप तक चले जाते हैं। और यहाँ पे स्मॉल या और नो लीव होगा। क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लीव होगा तो ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होगा, तो ये ट्रांसपैरेशन को रिड्यूस करने के लिए स्मॉल या नो लीव्स है। वैक्सी, लेदरी और हेयरी और निडल शेप फोलिएज देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो कैक्टस, एकेसिया, डेट पाम, थॉर्नी स्क्रब यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब इकोनॉमी अगर देखें डेजर्ट का तो मिनरल रिसोर्सेस और माइनिंग यहाँ पे बहुत होता है, मिनरल रिसोर्सेस मिलेगा। जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट जो है, गोल्ड माइनिंग एट कालगुरली एंड कूलगार्डी, ठीक है, कैलगुरली और कूलगार्डी में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में गोल्ड माइनिंग होता है। कलहारी डिजर्ट में डायमंड और कॉपर देखने के लिए मिलेगा। एटाकामा डिजर्ट में सोडियम नाइट्रेट का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एटाकामा डिजर्ट में सोडियम नाइट्रेट, कलहारी में डायमंड एंड कॉपर, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में कालगुरली जो है और कूलगार्दी में क्या होगा, कोल्ड माइनिंग होगा, सॉरी नॉट कोल्ड, दैट इज गोल्ड, गोल्ड का माइनिंग होगा, ठीक है, गोल्ड माइनिंग। देन अब अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा सिल्वर कहाँ मिलता है, मैक्सिको में मिलता है। याद रखें, सिल्वर कहाँ पाया जाता है बहुत ज़्यादा, मैक्सिको में। यूरेनियम जो है ऊटा यूएसए में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब कॉपर जो है नेवादा यूएसए में। तो सिल्वर कहाँ है, मैक्सिको में मैक्सिमम सिल्वर है, ठीक है। यूरेनियम ऊटा यूएसए, कॉपर जो है नेवादा यूएसए, ठीक है। कलाहारी डेजर्ट में हमने देखा डायमंड और कॉपर है, और सोडियम नाइट्रेट अटाकामा में है। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में कालगुरली और कूलगार्दी में यहाँ पे गोल्ड माइनिंग हम देखते हैं, ठीक है। देन ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है होता है सहारा और अरेबियन डेजर्ट में, यहाँ पे पेट्रोलियम रिसोर्सेस हैं, ठीक है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अगर देखें, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, लेबनान, ठीक है। डेजर्ट ट्राइब्स अगर देखें तो बेदुइन्स जो है, ठीक है, बेदुइन्स अरब में है, अरेबियन डेजर्ट्स में बेदुइन्स रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा अगर अच्छे से ना समझ आए तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई होप कि आई ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट। अगर आपको समझ आ रहा है देन प्लीज़ डू कमेंट, कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक जो है ज्योग्राफी को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसे तो अगर आप फैक्ट की तरह पढ़ेंगे तो याद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे तो फिर लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं, ठीक है।
तो बेडुइन्स जो है अरब में है, अरेबियन डेजर्ट में, बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में, बिंदुबी ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, देन तुअरेग्स सहारा डेजर्ट में, गोबी मंगोल्स गोबी डेजर्ट में। ठीक है, तो डेजर्ट के ट्राइब अगर देखें तो बेडुइन्स अरब्स में है, बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में, बिंदुबी ऑस्ट्रेलिया में, तुअरेग्स सहारा में, और गोबी मंगोल्स में कौन है, गोबी जो है गोबी मंगोल्स गोबी डेजर्ट में है। ठीक है, गोबी मंगोल्स कहाँ है, गोबी डेजर्ट में, ये थोड़ा इजी है याद करना, गोबी मंगोल्स गोबी डेजर्ट में है। देन तुअरेग्स सहारा में है, बिंदुबी ऑस्ट्रेलिया में है, बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में है, बेडुइन्स अरब्स में है।